हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे यूपी पीसीएस पीटी 2026 को ध्यान में रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हिस्ट्री की क्लास आपकी लगातार चल रही है और आप देखेंगे कि हिस्ट्री की क्लास में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट कर लिया है। तो आप यहाँ पर देखिए कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट करने के बाद में जो हमें एक नई सभ्यता दिखाई पड़ती है जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी आपको हिस्ट्री पढ़ना हो तो क्रम से पढ़ना है और सारी चीजों को समझते हुए चलना है कि भाई वैदिक सभ्यता जो शुरुआत हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में आपने देखा कि अब जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आपका वैदिक सिविलाइजेशन आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए वैदिक सिविलाइजेशन में, वैदिक सभ्यता में आपको विशेष तौर पर क्या बातें ध्यान में रखनी है, तो आप देखेंगे वैदिक सभ्यता में यहां पर आप लिखें वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है? सबसे पहले तो आपको वैदिक सभ्यता के बारे में विशेष बातें, जो बेसिक बातें हैं, वैदिक सभ्यता, ये सभ्यता विकसित कैसे हुई, सबसे पहले ये ध्यान में रखना है। ये सभ्यता विकसित कैसे हुई और कहाँ इस सभ्यता का हमें जो है प्रचलन दिखाई पड़ती, कहाँ ये सभ्यता फल फूल रही थी। तो ये सभ्यता ऐसा कहा जाता है कि आर्यों के द्वारा विकसित हुई है। आर्यों के द्वारा, आर्यों के द्वारा, ठीक है, इस सभ्यता का विकास दिखाई पड़ता है। पहला जो पॉइंट इसके बारे में आपसे पूछा जाए, आर्यों के द्वारा इस सभ्यता का विकास दिखाई पड़ता है। ठीक है, दूसरा कहां पर दिखाई पड़ता है, तो आप क्या बताएंगे? गंगा एवं यमुना के दोआब क्षेत्र में। गंगा एवं यमुना के दोआब क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आप कहेंगे कि जो आर्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन हेतु आर्यों को जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन हेतु आर्यों को जाना जाता है और उसके बाद में कहा जाता है कि इस सभ्यता का, इसके बाद वैदिक सभ्यता का विकास चालू हुआ। वैदिक सभ्यता का विकास होता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है कि अब आपको वैदिक सभ्यता में देखेंगे, अभी आर्य के बारे में समझेंगे कि आर्य कौन है, कहां से आए हुए थे, और कई सारे विचारकों ने आर्य को लेकर के कई प्रकार के मत प्रस्तुत किए हैं। तो कई सारे विचारक हैं ऐसे जिन्होंने आर्यों को लेकर के मत प्रस्तुत किया है और कहा है कि आर्य जो है हमें कई अन्य क्षेत्रों से आते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो आर्य के बारे में समझे तो आप देखेंगे एक विद्वान है जिनका नाम है मैक्स मूलर। 1853 ईस्वी में मैक्स मूलर नाम के विद्वान ने, मैक्स मूलर इतिहासकार हैं ये, मैक्स मूलर नामक विद्वान ने आर्यों को कहा कि ये मध्य एशिया से आए हैं और ये श्रेष्ठ जाति के लोग हैं। मैक्स मूलर नामक विद्वान द्वारा आर्यों को मध्य एशिया का निवासी बताया गया। मध्य एशिया का निवासी बताया गया और ये कहा गया कि ये जो है
आर्य शब्द का तात्पर्य इन्होंने बताया कि आर्य जो शब्द है इसका तात्पर्य श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है, अभिजात होता है, अभिजात्य। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैक्स मूलर भाई साहब के विचार से कई लोग सहमत भी हैं, कई लोग सहमत नहीं भी हैं। इसके संदर्भ में हमने जो फैक्ट सीरीज आपकी चल रही है उसमें हमने आपको बता भी रखा है कि कई सारे विद्वानों ने, जैसे आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि आर्य जो है वो आपके उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। ठीक है, और कई सारे विद्वानों ने, जैसे आप देखेंगे दयानंद सरस्वती जी ने तिब्बत से बताया कि आर्य तिब्बत से आए हुए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी ने कहा कि भाई आर्य जो है वो सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। गंगानाथ झा जी ने ब्रह्म ऋषि देश कहा। ब्रह्म ऋषि देश मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है वो ब्रह्म ऋषि क्षेत्र है। ब्रह्मावर्त क्षेत्र की बात करें, सतलज और यमुना के बीच का क्षेत्र ब्रह्मावर्त क्षेत्र है। तो जब अब बात चलती है कि आर्य जो है वो कहाँ से आए हुए थे, तो इसके बारे में आप देखेंगे कई सारे विचारकों ने अपना अपना मत दिया है। तो वैदिक सभ्यता, आर्यों के द्वारा इस सभ्यता का विकास हुआ। पहला पॉइंट, गंगा एवं यमुना के दोआब क्षेत्र में, गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र है इसको ब्रह्म ऋषि बोलते हैं, इसको ब्रह्म ऋषि क्षेत्र बोलते हैं, ब्रह्म ऋषि क्षेत्र बोलते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि आर्य जो है आकर के बसे हुए थे और इस क्षेत्र में अपना जो है अपनी सभ्यता को फलीभूत कर रहे थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन हेतु आर्यों को जाना जाता है, कहा जाता है कि आर्यों ने ही इसको विध्वस्त किया है और विध्वंस करने के बाद में अपनी एक नई सभ्यता विकसित की है। ठीक है, फिर आर्य को 1853 ईस्वी में मैक्स मूलर भाई साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि ये मध्य एशिया के निवासी थे और इनको एक प्रकार से श्रेष्ठ या अभिजात्य के रूप में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपकी बेसिक बात हुई। अब आपसे पूछा जाए जब कि भाई हमें वैदिक सभ्यता कब से कब तक दिखाई पड़ती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमने आपको डेट बता दिया कि 2500 लेकर के 1750 के मध्य का जो समय है, 1750 बीसी के मध्य का जो समय है वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का दिखाई पड़ता है। आर्यों की बात करें तो आर्यों ने जो सभ्यता विकसित की जिसको वैदिक सभ्यता कहते हैं, उसका जो टाइम लाइन है वो आप देखेंगे 1500 से लेकर के 600 बीसी के मध्य दिखाई पड़ता है। कब से कब तक? 1500 से लेकर के 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी के मध्य आप देखेंगे कि हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसमें इंक डाल दीजिए। 1500 से लेकर के 600 बीसी के मध्य में हमें दिखाई पड़ता है। वहीं अगर बात करें कि इसके कितने भाग दिखाई पड़ते हैं तो आप देखेंगे 2 भाग दिखाई पड़ते हैं। वैदिक सभ्यता में वैदिक सभ्यता 2 भागों में बटी दिखाई पड़ती है। एक तो आप देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता, ऋग्वैदिक काल दिखाई पड़ता है, और दूसरा आप देखेंगे कि हमें उत्तर वैदिक काल दिखाई पड़ता है। उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड दिखाई पड़ता है, उत्तर वैदिक काल। और ये जो सम्मिलित काल है इसको आप यहाँ पर आप विभाजित कर दीजिए। 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के मध्य में आप देखेंगे हमें जो काल दिखाई पड़ेगा वो ऋग्वैदिक काल का रहेगा, जिसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। फिर 1000 बीसी से लेकर के जो आपका 600 बीसी है, इसके मध्य में जो आप टाइम देखेंगे वो उत्तर वैदिक काल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं ऋग्वैदिक काल की। हम लोग इस काल पे हैं, हम लोग कहाँ पर हैं? इस काल पे हैं। अभी इसकी चर्चा हम लोग शिफ्ट करेंगे आगामी सेशन के बाद। ठीक है, अभी जो सेशन आपके होंगे वो ऋग्वैदिक काल के ऊपर होंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से हमने स्टार्ट किया, सिंधु घाटी सभ्यता से हमने स्टार्ट किया और इस सभ्यता से होते हुए पहुंचे वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता में हमने इसका टाइमलाइन बताया, इसके बारे में बताया कि सभ्यता को किसने विकसित किया, आर्यों के द्वारा विकसित हुई। और उसके बाद में फिर ये 2 भागों में दिखाई पड़ता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, सबसे पहले ऋग्वैदिक काल की चर्चा करते हैं। अब ऋग्वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल का तात्पर्य क्या है कि वैदिक काल वेदों का काल है, वेदों का काल है। अब वेदों का काल का तात्पर्य क्या हुआ कि वेद की रचना हो रही थी इस समय, वेद की रचना का समय है। वेद की रचना कौन कौन सी हो रही थी?
ऋग्वेद की रचना आप देखेंगे सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। फिर यजुर्वेद की रचना हुई, यजुर्वेद की रचना हुई। फिर उसके बाद में सामवेद की रचना हुई। फिर लास्ट में आप देखेंगे अथर्ववेद की रचना हुई। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से हमें वैदिक साहित्य या वैदिक सभ्यता जो दिखाई पड़ती है उसमें वेदों की रचना दिखाई पड़ती है। वेद का तात्पर्य क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ ज्ञान होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब ऋग वैदिक काल आए तो वैदिक काल से ही हमें जो है चीजों को देखना स्टार्ट करना। वेदों का काल है, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद की रचना हो रही थी इस समय, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इस तरह की चीजें चल रही थी। ठीक है। और यहाँ पर जो प्रमुख रूप से हमें सभ्यता ये दिखाई पड़ती, जैसे अभी हमने तुलनात्मक रूप से आप अध्ययन करिए, सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे कि हमें ये शहरी सभ्यता दिखाई पड़ती है। कैसी? शहरी सभ्यता दिखाई पड़ती है। तो वहीं आप देखेंगे कि जो हमें ऋग वैदिक सभ्यता दिखाई पड़ती है, ये कैसी सभ्यता दिखाई पड़ती है? ग्रामीण सभ्यता दिखाई पड़ती है। आप कहेंगे कि अचानक से हम लोग शहरी से ग्रामीण गंवारू कैसे हो गए? तो आप कहेंगे इस सभ्यता का पतन हो गया था। और पतन के पीछे का कारण कई लोग कहते हैं कि आर्यों ने ही ध्वस्त कर दिया। हालांकि इसके आर्यों के द्वारा विध्वंस किया गया। हालांकि एक बात है कि यहाँ पर कई सारे विद्वानों का इस पर मत जो है सहमति नहीं है। कई सारे विद्वान कहते हैं कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिंधु नदी में बाढ़ की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त हो गया। सिंधु नदी में बाढ़ की वजह से, बाढ़ की वजह से ये सभ्यता हमें समाप्त हुई होती हुई दिखाई पड़ती है, ऐसा मानना है कई विद्वानों का। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैदिक काल के अंतर्गत आप देखेंगे कि हमें ग्रामीण सभ्यता नजर आती है। अब वैदिक काल में कई प्रकार की विधि विधान, कई प्रकार के सामाजिक व्यवस्था दिखाई पड़ते हैं, जिनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आरंभिक जो हमें आर्यों का आरंभिक जीवन दिखाई पड़ता है वो पशुचारण का दिखाई पड़ता है। कृषि उनके लिए गौण कार्य दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रामीण सभ्यता के साथ साथ आरंभिक आर्यों का जीवन, आरंभिक आर्य। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल की। तो जो शुरू के आर्य हैं वो पशुचारण दिखाई पड़ते हैं, पशुचारक जिसको कहते हैं, पशुचारक दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहाँ के आर्य की चर्चा करें तो फिर ये कृषक हो जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि उत्तर वैदिक काल के आर्य किस तरीके के हैं, तो आप कहेंगे ये कृषक है। लेकिन यहाँ के आर्य जो हमें दिखाई पड़ते हैं वो पशुचारक दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं? पशुचारक दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। एक और बात जो आपको यहाँ पर समझने योग्य है वो ये है कि इसके बारे में आखिर हमें जानकारी मिलती कहाँ से है। तो एक तो हमने आपको बता दिया कि ऋग वैदिक काल के बारे में जानकारी वेदों से मिलती है। वेद एकमात्र आप देखेंगे साहित्यिक स्रोत दिखाई पड़ता है। वेद में आपको प्रमुख तौर पर ऋग वेद की चर्चा करें तो ये वेद ऐसा है जिससे आर्यों के बारे में, खासकर ऋग वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य भी एक दिखाई पड़ता है, पुरातात्विक साक्ष्य भी दिखाई पड़ता है। अब ये पुरातात्विक साक्ष्य क्या है भाई? इस पुरातात्विक साक्ष्य की चर्चा करें तो बोगज कोई एक अभिलेख हमें दिखाई पड़ता है। कहां पर? एशिया माइनर पर, एशिया माइनर पर। तो एशिया माइनर का जो बोगज कोई अभिलेख है, यहाँ पर ऋग वैदिक कालीन देवताओं की चर्चा दिखाई पड़ती है। इसको नोट करिए जल्दी से, इसको जल्दी से नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऋग वैदिक कालीन देवताओं की चर्चा दिखाई पड़ती है, जिनके आधार पर इस बात को तय करने में आसानी हो जाती है कि ऋग्वेद काल की जो हमें समय है, जो समय क्रम है, काल क्रम है, वो क्या है। तो बोगज कोई जो हमें एशिया माइनर कहां पर है? ये टर्की के पास में, तुर्की के पास में एशिया माइनर है। वहीं पर हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ, रिकॉर्ड। उसी के माध्यम से हम लोग ऋग्वैदिक काल के समय की गणना करने में जो है तत्पर हो पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई हमें जो है, यहाँ पर आप सभी लोग कहेंगे कि हमें जो बोगज कोई अभिलेख है इससे किन देवताओं के नाम, अब आपसे कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है बोगज कोई अभिलेख में किन देवताओं का नाम दिखाई पड़ता है, तो आप कहेंगे कि बोगज कोई अभिलेख में हमें इंद्र की चर्चा दिखाई पड़ती है। इंद्र, वरुण,
मित्र और नासत्य, नासत्य की चर्चा हमें दिखाई पड़ती है। और इससे हमें ऋग्वैदिक काल के तिथि क्रम को डिसाइड करने में मदद मिलती है, तो आप कहेंगे कि भाई बोगस कोई हमारे लिए एक प्रकार से उपयोगी साबित हुआ। ठीक है, आप एक और बात देखें, ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता है, जिससे ऋग्वेद की अनेक बातें हमें दिखाई पड़ती हैं। तो ईरानी भाषा, तो हमने अभी स्रोत की चर्चा की है, तो हमने स्रोत में कि ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है, जानकारी के स्रोत की चर्चा की। तो हमने अभी आपको पहला बता दिया कि पहले तो आप वेद ही बताएंगे कि ये है, दूसरा हमने आपको बता दिया बोगज कोई है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, और तीसरा अगर बात करें तो ईरानी एक हमें धार्मिक ग्रंथ दिखाई पड़ता है जिसका नाम है जैंद अवेस्ता, जिसका नाम क्या है, जैंद अवेस्ता। ठीक है, जैंद अवेस्ता से आप देखेंगे कि हमें जो है कई बातें ऋग्वैदिक कालीन दिखाई पड़ती हैं, जिससे हमें ये बात पता चलता है कि ऋग्वेद के लोग किस तरीके से थे। ठीक है, तो अब ये बातें आपके समझ में आ गई। अब थोड़ा सा इसका भौगोलिक विस्तार समझ लेते हैं कि भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक है। तो जब ऋग्वेद काल की बात आए तो आप इसके भौगोलिक विस्तार को जब देखेंगे तो आपको एक तो ब्रह्म ऋषि वाला जो क्षेत्र है, ब्रह्म ऋषि का क्षेत्र अभी हमने आपको बताया है, एक तो ब्रह्मावर्त का क्षेत्र हमने सतलज और यमुना के मध्य में बताया। यमुना आप देखेंगे दिल्ली से होकर के, यमुनोत्री उत्तराखंड और दिल्ली से होकर के बहती है। सतलज ट्रांस हिमालयी नदी है। ठीक है, ट्रांस हिमालयी नदी है, जो कि आप देखेंगे फिर जा करके किससे मिल जाती, चेनाब से मिलती है, और चेनाब व्यापक रूप से सबसे लंबी सहयोगी नदी सिंधु की है। तो आप कहेंगे कि दो क्षेत्रों में हमें ये दिखाई पड़ती। तो भौगोलिक विस्तार की चर्चा करें तो भौगोलिक विस्तार हमें क्या दिखाई पड़ता है, भौगोलिक विस्तार किसकी, उत्तर वैदिक काल की। तो यहां पर हमें दो बातें दिखाई पड़ती है, एक तो ब्रह्मर्षि क्षेत्र, ब्रह्मर्षि क्षेत्र किसको कहते थे, गंगा और यमुना का दोआब, गंगा एवं यमुना का जो दोआब होता था उसको ब्रह्मर्षि क्षेत्र बोलते थे, ब्रह्मर्षि क्षेत्र। ठीक है, तो आप यहां पर अगर इंडिया का मैप बनाएं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस क्षेत्र की बात चल रही थी। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि किस क्षेत्र की बात चल रही थी। ये आपका है, यहां से आपकी उत्पन्न होती है जो है सतलज नदी। सतलज नदी ट्रांस हिमालयी नदी है, ये भारत आप देखें खासकर मानसरोवर लेक के पास से उत्पन्न होती है और फिर आगे चेनाब से जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो ये, और दूसरा आप यहाँ पर उत्तराखंड की स्टेट देखेंगे, यहीं पर यमुनोत्री पड़ता है, यमुनोत्री से स्टार्ट होकर के आप देखेंगे यमुना दिल्ली से होते हुए ये बह करके प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। तो अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये यमुना का क्षेत्र है, ये सतलज आपकी नदी है, ये सतलज नदी है। ठीक है, और ये नदी आपकी गंगा है, ये गंगा नदी है, ये आपकी यमुना नदी है, ये आपको यमुना नदी है, और ये आपकी कौन सी नदी है, ये आपकी सिंधु नदी है, ये आपकी सिंधु नदी है। ये जो आपका क्षेत्र है, ये क्षेत्र आप देखेंगे किस नाम से जाना जाता था, ये जो क्षेत्र है ये ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था, ये ब्रह्मावर्त नाम से जाना जाता था। और ये जो नाम है, ये जो क्षेत्र है, ये ब्रह्म ऋषि नाम से जाना जाता था, ब्रह्मर्षि नाम से जाना जाता था। तो ऐसा कहा जाता है कि आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार है वो इन्हीं क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। किस क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। तो आपका क्लियर क्रिस्टल रहना चाहिए कि कहां पर किस सभ्यता का विकास हो रहा था। हमने मैपिंग के माध्यम से आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी विस्तार बताया था, वैसे यहाँ भी आपका विस्तार आपको समझ में आना चाहिए। अब आगे देखिए, इसमें भौगोलिक विस्तार आपने समझ लिया, अब यहाँ पर कुछ और बातों को समझ लेते हैं, ठीक है।
चलिए, अब इसकी चर्चा कहां पर की गई है? मनुस्मृति वगैरह में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, मनुस्मृति वगैरह में इसकी चर्चा की गई है। यहां पर देखिए भाई, अभी चर्चा हम लोग ऋग्वैदिक काल की कर रहे हैं, तो फिर ऋग्वैदिक काल के ही बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, 7 नदियों का क्षेत्र एक है आपका, 7 नदियों का क्षेत्र जिसको सप्त सैंधव कहते हैं। तो ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में आप देखें, यहां पर कहा जाता है कि सप्त सैंधव, सप्त सैंधव, सप्त सैंधव क्षेत्र। ठीक है, इसकी चर्चा आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक या ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई है। ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई है। सप्त सैंधव, इनमें इस सप्त सैंधव क्षेत्र आर्यों का निवास स्थल बताया गया है। आर्यों का निवास बताया गया कि यहीं पर ऋग्वैदिक काल की चीजें चल रही थी, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया। सप्त सैंधव के अंतर्गत आप देखेंगे कई नदियां हमें दिखाई पड़ती है, जिनमें सप्त मतलब 7 सैंधव मतलब सिंधु के आसपास के क्षेत्र की नदियां। तो एक तो आप देखेंगे वितस्ता हमें दिखाई पड़ता है, वितस्ता, इसका ये झेलम नदी हुआ करती थी। ठीक है, एक हमें बिपाशा दिखाई पड़ता है, बिपाशा नाम व्यास नदी का हुआ करता था। ठीक है, एक हमें इंडस दिखाई पड़ता है, इंडस, इंडस आप देखेंगे सिंधु नदी का नाम इंडस। ठीक है, एक हमें कुमु दिखाई पड़ता है, कुमु, कुर्रम का नाम कुमु दिखाई पड़ता है। एक हमें जो है दिखाई पड़ता है कुमु, एक कुंभ दिखाई पड़ता है, कुंभ दिखाई पड़ता है। ये हमें काबुल का नाम दिखाई पड़ता है, काबुल नदी का नाम दिखाई पड़ता है। एक हमें परुष्णी दिखाई पड़ता है, परुष्णी जो है वो किसका नाम हुआ करता था? तो परुष्णी आप देखेंगे रावी नदी का नाम हुआ करता था। ठीक है, और एक सदा नीरा आप देखेंगे, सदा नीरा, हालांकि गंडक तो फिर वो दूसरे क्षेत्र की बात हो गई। अश्किनी हमें चेनाब, ठीक है, अश्किनी जो है, अश्किनी आप देखेंगे, अश्किनी किस नदी का पुराना नाम था? चेनाब का, चेनाब का पुराना नाम था। ठीक है, तो अश्किनी हमें दिखाई पड़ता है। वितस्ता हमने आपको बता ही दिया, तो एक हो गया, 2 3 4 5 6 और 7, 7 नदियों को मिला करके सप्त सैंधव कहा जाता था। ये नदियां आप जोड़ लीजिए, प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है। ये जो नाम हमने अभी आपको बताए हैं, ये नाम जो है ये प्राचीन नाम है, ये प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप अगर इसका अलग से बनाना चाहें तो प्राचीन नाम में वितस्ता और आधुनिक नाम में ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसके लिए हमने अलग से एक सीरीज बना रखी, उसमें थोड़ा सा आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यहाँ पर अब हम लोग इसके सामाजिक जीवन के ऊपर चलेंगे कि ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन क्या हमें दिखाई पड़ता है, सामाजिक व्यवस्था क्या दिखाई पड़ती है। अभी तक हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था देखी थी कि मात्र सत्तात्मक हमें सामाजिक व्यवस्था दिखाई पड़ती है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में खासकर आप देखेंगे हमें, आज फैक्ट सीरीज में इसके बारे में हमने बताया भी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें जो सामाजिक व्यवस्था दिखाई पड़ती है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद में कल हम लोग राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था को समझेंगे। सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहले पितृ सत्तात्मक समाज दिखाई पड़ता है। कैसा? पितृ सत्तात्मक समाज, सत्तात्मक समाज। ठीक है, दूसरा महिलाओं की स्थिति अच्छी दिखाई पड़ती है, तो महिलाओं की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी। किन मामलों में अच्छी थी? तो आप कहेंगे कि पहला, आप यहां पर पहला बताएंगे शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था, प्राप्ति का अधिकार दिखाई पड़ता है। दूसरा किन मामलों में दिखाई पड़ता है? तो दूसरा आप कहेंगे कि हमें जो है दूसरा यज्ञ में, यज्ञों में भाग लेने में भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, तीसरा आप देखेंगे उपनयन संस्कार भी इनका होता था, उपनयन संस्कार भी स्त्रियों का जो है लड़कियों का होता था। चौथा आप कहेंगे कि जो है हमें महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, एक पत्नीत्व विवाह दिखाई पड़ता है, एक
पत्नीत्व विवाह दिखाई पड़ता है। फिर और पर्दा प्रथा नहीं दिखाई पड़ता, पर्दा प्रथा नहीं थी। महिलाओं की स्थिति किन मामले में अच्छी थी? शिक्षा तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर उसके बाद में बाल विवाह नहीं था, बाल विवाह नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद में महिलाओं की स्थिति कैसे अच्छी थी? विधवा विवाह था, विधवाओं को जो है विधवा विवाह हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। विधवा विवाह प्रचलित थी, ठीक है। वहीं और देखें तो हमें नियोग प्रथा भी दिखाई पड़ती है, नियोग प्रथा भी दिखाई पड़ती है। वहीं सती प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति हमें अच्छी दिखाई पड़ती है। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो आप कहेंगे कि सामाजिक स्थिति में, सामाजिक व्यवस्था में ही आप दूसरी बात कहेंगे कि दासों की स्थिति कैसी थी। तो आप यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था में ही कहेंगे कि दास प्रथा प्रचलित थी। दास प्रथा का जो प्रचलन है, दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन पॉइंट करके कहेंगे लेकिन कठोर रूप नहीं था, लेकिन कठोर रूप में नहीं था, रूप में नहीं थी या नहीं था, ठीक है। और जो कुछ बातें आप बताएं तो यहाँ पर क्या आपको दिखाई पड़ सकता है? और आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर हमें और कुछ बातें अगर देखें तो क्या दिखाई पड़ता है? तो आप कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? वर्ण व्यवस्था हमें दिखाई पड़ती है, वर्ण व्यवस्था हमें, वर्ण व्यवस्था दिखाई पड़ती है। लेकिन याद रखिए वर्णों का कठोर रूप नहीं दिखाई पड़ता, कठोर रूप नहीं, ठीक है, कठोर रूप नहीं दिखाई पड़ता। साथ ही साथ संयुक्त परिवार की अवधारणा दिखाई पड़ती है, संयुक्त परिवार की अवधारणा दिखाई पड़ती है, संयुक्त परिवार की अवधारणा दिखाई पड़ती है। इतनी बातें आप यहां पर देखेंगे तो नजर आती हैं सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, इतनी बातें आप देखेंगे हमें सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत नजर आती हैं, ठीक है। तो आप ये बातें मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, और कुछ सामाजिक व्यवस्था हम देखें तो मृतकों को प्रायः जलाया जाता था। यहां पर सामाजिक व्यवस्था में मृतकों को प्रायः जलाया जाता था, ठीक है, यानी दाह संस्कार का मामला, ठीक है, जलाया जाता था, दाह संस्कार का मामला था। एक दो पॉइंट अगर आप और लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि भाई यहां पर जो है हमें, यहां पर हमें क्या दिखाई पड़ता है, और सारी बातें हमने आपको लगभग बता रखी, ठीक है। तो इतनी बातें सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आज हम लोगों ने सीखा वैदिक सभ्यता के बारे में। तो कल के सेशन में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे कि वैदिक सभ्यता का, खासकर ऋग वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति क्या है, धार्मिक स्थिति क्या है, फिर उसके बाद में उत्तर वैदिक समाज में बढ़ेंगे। इससे संबंधित जो हमने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बताया वो आप देखेंगे कि आपको मिलता है पीटी, उसमें फैक्ट सीरीज में, ठीक है। तो अभी जो हिस्ट्री फैक्ट सीरीज वाइज सोनू सर नाम जो चल रही है, अगर उसको इसके साथ देखेंगे तो आपको बहुत सारे फैक्ट जो यहाँ पर हमने नहीं बताए हैं, ये आपका फैक्ट तो है ही है इसमें, लेकिन इसमें रेशियो जो है आपका इंफॉर्मेशन का भी है और कॉन्सेप्ट का भी है, अवधारणा का भी और फैक्ट का भी है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।